हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आज हम बिजनेस स्टडीज़ में साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स कर रहे थे उसका 4th पॉइंट करेंगे। पहली 3 टेक्निक्स हम कर चुके हैं, 4th टेक्निक है मेथड स्टडी। इसके अंदर देखिए किसी भी काम को करने के लिए जो मोस्ट सुटेबल जो बेस्ट मेथड होता है वो मेथड हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, मान लीजिए हम कोई जैसे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन को करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स होती है। एक जैसे मान लीजिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, या फिर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, हाफ को लेबर इंटेंसिव और हाफ को कैपिटल इंटेंसिव। मतलब हम वो वाली टेक्निक यूज़ करेंगे जो हमें बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन देगी, मैक्सिमम क्वालिटी देगी और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगी। दैट टेक्निक विल बी सिलेक्टेड इन द मेथड स्टडी। ओके, मतलब इसमें देखेंगे जो टेक्निक सबसे बेस्ट है वही यूज़ करनी है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या है? जो मूवमेंट है लेबर्स की, जो अननेसेसरी मूवमेंट है उनको रिमूव करना, जो सिर्फ ज़रूरी मूवमेंट है उन्हीं को रखना, ताकि जो लेबर है वो जल्दी ना थके और वो उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवा सकें। जैसे मान लीजिए कि हमने जैसे लेबर है, मान लीजिए यहाँ पर लेबर है, इधर मशीन रखी है और इधर हमारा रॉ मटेरियल है। तो लेबर रॉ मटेरियल के पास जाती है, फिर मशीन में डालती है, फिर रॉ मटेरियल के पास जाती है, फिर मशीन में डालती है, फिर रॉ मटेरियल के पास जाती है, फिर मशीन में डालती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप जो लेबर का है वो अननेसेसरी ही है। अगर हम मशीन के पास ही रॉ मटेरियल को रख दें, जो मूवमेंट है लेबर की वो कम हो जाएगी और उसी वजह से जो लेबर की मूवमेंट कम होने की वजह से उसको जल्दी थकान नहीं होगी, और जल्दी थकान ना होने के कारण वो अपना पूरी एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा काम हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे पाएगा। अगर अननेसेसरी मूवमेंट रहेगी तो वो जल्दी थक जाएगा, तो हमें ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन करके नहीं दे पाएगा, ज़्यादा एफिशिएंटली ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में जब लेबर काम करता है तो जोश में करता है, जैसे जैसे मूवमेंट उसकी बढ़ती रहती है तो उसमें थकावट आ जाती है। तो उसको मूवमेंट्स को कम करना है ताकि उसको जल्दी से थकान ना आए और वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन करके दे सके। ठीक है, मोशन स्टडी में ये चीज़ की जाती है। अगर हम मशीन के पास ही रॉ मटेरियल रख देंगे तो उसके मोशंस मूवमेंट्स कम होंगे, और जब मूवमेंट्स कम होंगे तो वो कम थकेगा, ज़्यादा जल्दी नहीं थकेगा और उससे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा बेटर वे में आ सकेगी। नेक्स्ट वन इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में ये है कि किसी भी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है। मतलब एक एवरेज वर्कर को हम ले लेंगे, एवरेज वर्कर से एक काम करवाएंगे और देखेंगे कि उस काम को अच्छे तरीके से करने के लिए उसको एवरेज वर्कर को कितना टाइम लगा है, और उसी को हम एज अ स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देंगे। और फिर बाद में ये देखेंगे कि जो लेबर है वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम के अंदर काम कर रही है या नहीं। ये देख लेंगे कि जो स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स किया है उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली लेबर वर्क कर रही है या नहीं, कहीं लेबर टाइम पास तो नहीं कर रही है। वो सब चीज़ें टाइम स्टडी में देखा जाता है। ठीक है, फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी में क्या है? इसके अंदर देखा जाता है कि वर्कर्स को कितने टाइम के बाद थकावट हो जाती है। अगर मान लीजिए हम जैसे हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में तो वो पूरे जोश में, पूरे मतलब मन के साथ, पूरी लगन से काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो काम करते रहेंगे, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद या 2 घंटे बाद उनको थकावट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे जैसे थकावट आएगी तो उनका काम करने का जो लेवल है वो नीचे नीचे जाता रहेगा, और जैसे ही उनका काम करने का लेवल नीचे नीचे जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो पुअर होती जाएगी। तो इसके लिए FW टेलर ने क्या कहा है कि टाइम टू टाइम हमें ये देखना चाहिए कि कितनी देर बाद, जैसे वर्कर्स को हमने काम दे दिया, और फ्रीक्वेंसी देखती रहनी चाहिए कि कितनी कितनी देर बाद उनको थकावट होती है, और जैसे ही उनको थकावट हो तो उन्हें थोड़ी 5 मिनट का, 10 मिनट का, ऐसा 15 मिनट का हम उनको रेस्ट दें, ताकि वो अपनी जो एफिशिएंसी है, जो कैपेसिटी है, उसको पूरा वापस गेन कर सके। ठीक है, जब वो वापस मतलब उनकी थकान दूर हो जाएगी तो वो वापस अपने फुल एफिशिएंसी के साथ काम पर लौट आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट। इसके अंदर क्या है कि वर्कर्स को जो वेजेस हैं, जो सैलरी हम दे रहे हैं, जो काम करने के लिए जो उनको तनख्वाह मिल रही है, जो मजदूरी दी जा रही है, वो हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द पीस दे, जितने पीसेज
प्रोडक्शन किया है किसी वर्कर ने, उसके अकॉर्डिंग ही उनकी वेजेस से हम डिसाइड करें। जैसे मान लीजिए कोई वर्कर है, उसने 10 हमारे पीसेस बनाए हैं प्रोडक्शन के, 10 पीस प्रोडक्ट के बनाए हैं। अब हमारे मान लीजिए कि 50 रुपये हैं, तो 10 × 50 500 रुपये, तो उस वर्कर के 500 रुपये हो जाएगा। और मान लीजिए कोई वर्कर ऐसा है जिसने 2 या 3 ही पीस बनाए हैं, तो उसको मान लीजिए 3 पीस बनाए हैं, तो 3 × 50 150 रुपये। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? एक तो ये होगा कि हर एक वर्कर को बूस्ट मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वांटिटी में अपना प्रोडक्शन निकाले। क्यों? जितना ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन निकालेगा उतना ही ज़्यादा उसको हाई वेज रेट मिलेगा, ठीक है ना। और इससे दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमारे जो वर्कर्स जो पहले टाइम पास करते थे, जो ये सोचते थे कि चलो वेजेस तो सभी को बराबर ही मिल रहे हैं, एक ही लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, वो वाले भी बूस्ट होकर आगे आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने कम प्रोडक्शन किया है तो उनको वेजेस भी उनको काम के हिसाब से ही मिलेगी, ठीक है। तो इससे जो टाइम पास वाले वर्कर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं वो उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज़ मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है? इसके अंदर नॉर्मली हम देखते हैं कि जो मैनेजर है वो ये सोचता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो यही काम होता है कि छुट्टी मांग लेते हैं, वो बार बार उनको ज़्यादा हर बार टाइम पे पेमेंट चाहिए, टाइम से वो काम को हमें पूरा करके देते नहीं है। मैनेजर के माइंड में लेबर के लेके यही बातें चलती रहती हैं। और लेबर के मन में क्या चलता रहता है? मैनेजर खुद कुछ तो करता है नहीं, हमसे ही काम करवाता रहता है, टाइम से पेमेंट भी नहीं देता, छुट्टी मांगो तो छुट्टी भी नहीं देता। तो ये सब चीज़ें किसके दिमाग में आती है? लेबर के दिमाग में। तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो जाते हैं। कॉन्ट्रेरी का अगर वो काम करेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। हमेशा जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उनको सभी व्यक्तियों को, चाहे वो लेबर हो, मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको मिल के काम करना चाहिए, ताकि वो दोनों ही काम किसके लिए कर सके? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए कर सके, ठीक है। दीज आर द 9 टेक्निक्स ऑफ FW Taylor. Now we will study the comparative study of the contribution of Taylor and Fayol. इनका कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन में देखिए दोनों चीज़ आती है, सिमिलैरिटीज़ भी आती है और डिससिमिलैरिटीज़ भी आती है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ में क्या है? सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। दोनों ही, टेलर ने भी और फेयोल ने भी, मैनेजर की प्रॉब्लम्स को, जो मैनेजमेंट में आती है जो प्रॉब्लम, मतलब वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है और किस तरह से प्रिंसिपल्स के तौर पे मैनेजर की हेल्प करनी है, ये सब चीज़ें दोनों ने ही मैनेजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दी है। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों ने थ्योरी पे नहीं ज़्यादा जोर डाला है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो एक्चुअल लाइफ में, जो रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके ऊपर ज़्यादा जोर डाला है कि उनको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे है कि उनको कैसे रिमूव किया जा सके जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल लाइफ में आती है इन द मैनेजरियल साइड, ओके। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों ने ही ये चीज़ पे जोर डाला है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मीन्स ऑनर और वर्कर, या हम कह सकते हैं मैनेजर और लेबर के बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा अच्छे होने चाहिए, दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दोनों ने ही, टेलर ने भी और फेयोल ने भी, दोनों ने ही यही बात कही है। अब इसके डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट वन इज़ पर्सपेक्टिव। टेलर का ज़्यादा जो माइंड है, ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर रहा है और इसका हायर लेवल मैनेजमेंट है। फेयोल का है वो हायर लेवल मैनेजमेंट को लेकर रहा है। यूनिटी ऑफ कमांड, टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन फेयोल के प्रिंसिपल्स में यूनिटी ऑफ कमांड यूज़ किया गया है बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ। एप्लीकेबिलिटी, ये स्पेशल सिचुएशंस में ही अप्लाई किया जा सकता है, ये कहीं पर भी किसी भी, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हर जगह पे फेयोल के प्रिंसिपल्स अप्लाई हो सकते हैं, लेकिन इसे स्पेशल सिचुएशंस में ही अप्लाई किए जा सकते हैं। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, टेलर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका जो मेन बेसिस है बनने का, दैट इज़ द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। उसने ऑब्जर्व किया है और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके बेसिस पर अपनी प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ऑन द अदर हैंड फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बने हैं यूनिवर्सल ट्रुथ के बेसिस पर, मतलब अगर एक प्रिंसिपल है तो वो उसको कोई नकार नहीं सकता कि ये
इस तरीके से नहीं हो सकती। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप पर ये प्रिंसिपल्स बेस्ड है। नेक्स्ट वन फोकस। इसका फोकस है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। और इसका जो फोकस है इसका है कि पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चेंज करना, उसको रिफॉर्म करना, उसको नई तरीके से सुधार करना। पर्सनालिटी इसकी साइंटिफिक है, इसकी प्रोफेशनल है। इसने साइंटिफिक नेचर अपना यूज़ किया है, इसका प्रोफेशनली यूज़ हुआ है। एक्सप्रेशन साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। इसका है जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब प्रशासन से रिलेटेड जितनी भी जनरल थिंकिंग है वो फेयोल ने बताई है, ठीक है। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों के ही प्रिंसिपल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम मानेंगे कि फेयोल के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू द टेलर्स प्रिंसिपल्स। ओके, तो टेलर के प्रिंसिपल हैं वो हम कम यूज़ करते हैं, फेयोल के प्रिंसिपल ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, उसके लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 2 and it is finished. So today's homework is do revision of scientific management principles and techniques. If there is any confusion, please do ask me in the group. Okay, thank you students, that's all for today.